नाज़रीन प्रोग्राम द मॉर्निंग ऑफ धरती में अमांखे भलीकार चऊं था ऐं अॼु असांजो ख़ुसूसी प्रोग्राम आहे उहो आहे 18 अक्टूबर जा जेके शहीद आहिनि उन्हनि खे ट्रिब्यूट पेश करण जे लाइ असां ही ख़ुसूसी प्रोग्राम कयो आहे ऐं अॼु जे प्रोग्राम में जिन ॿिनि महिमान शख़्सियतुनि खे असां दावत ॾिनी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे ऐं उन्हनि जे हवाले सां मां ॿुधाईंदो हलां त हिकिड़ो कॉम्बिनेशन आहे यंग क़यादत जो ऐं जेका सीनियर क़यादत आहे उन्हनि जो सो रज़ा असां ॻाल्हाईंदे ताज हैदर साहब जेके आहिनि उहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं मैडम सादिया जावेद साहिबा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि सो थैंक्स अवां ॿिन्ही जी तमामु घणी महिरबानी। ताज साहब न वञण खां पहिरियों मूंखे भिटाई साहब जूं चंद सिटूं जेके आहिनि उहे यादि अचनि पियूं। सो भिटाई साहब चयो त उते ई आहिनि जित अवीं छॾियो, उते ई आहिनि जित अवीं छॾियो, अखियूं अब्दुल लतीफ़ चए माग न मटाइनि, जे ॿियो दर वाझाइनि त कढी कांगुनि खे ॾियां। सो ही शेर मूं इन करे बि पढ़ियो जो जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी असीं तारीख़ ॾिसूं था 1967 खां वठी ताज हैदर साहब उन पार्टी सां गॾु आहिनि ऐं अॼु अॼोक ताईं उन पार्टी सां गॾु आहिनि। टी जेका क़यादत आहे सेकेंड लीडरशिप उन्हनि सां गॾु उन्हनि जीअं निभायो आहे उन्हनि जे करे लतीफ़ साईं चवंदा जेकॾहिं कंहिं ॿिए दर ते ही मुंहिंजूं अखियूं ॾिसनि था अहिड़ियूं अखियूं ई कढी छॾियां। सो उहा वफ़ादारी आहे ताज साहब जी। ताज साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। अज पुण्य खड़ियूं हाँ पंहिंजा सारिया गलन तां गोढ़न जूं बूंदूं बस न कन संदी सिक पिरन लोक ॾिठे न लहे। हाँ ऐसा ही है कि ये बीबी साहिबा की शहादत। हाँ सो जिस वक्त रिसाला खोला तो ये शेर सामने, ओहो हो ये बैत सामने है। हाँ अज पिण खड़ियूं सजन पंजा सारिया मेरी आंखों ने आज अपने जो महबूब है मेरे जो हैं उनको याद किया और मेरे आंखों से जो बूंदे हैं वो बस करने के और जो दूसरे चाहे लाखों में लोग देख लूं लेकिन जो वो चेहरा था उन जैसा कोई भी नहीं है। इसका सिंपल तर्जुमा आंखों ने अपने सजन को याद किया। पापा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा हम चाहेंगे 18 अक्टूबर पे मैडम ज़रूर बात करेंगे। राशिद रब्बानी साहब जो हैं वो हमसे बिछड़ गए हैं तो उनका शोक भी चल रहा है। सो उसको भी अगर हम याद कर लें पार्टी के हवाले से अगर देखा जाए उनकी खिदमात और 1970 के इलेक्शन से लेकर आज तक वो भी इसी तरह जुड़े रहे तो उनको कैसे याद करेंगे उनकी खिदमात को आप फिर आपसे भी ज़रूर जानेंगे। जी ज़रूर ताज भाई। तो एक बहुत मजबूत सुतून पार्टी का वो कल गिरा है और इतने दिलेर और इतने साबित कदम और इतने हरदिल अजीज़ रहनुमा शायद पार्टी को बहुत अरसे तक ना मिले जो राशिद रब्बानी थे। 18 अक्टूबर को हमारी ड्यूटी थी जब बीबी साहिबा तशरीफ़ ला रही थी अपने जुलूस के साथ तो हमारी जो जलसा हो रहा था कायदे आज़म के मज़ार पे राशिद रब्बानी और मैं उसके इंतज़ाम में थे और वहाँ हमें ख़बर मिली कि ये धमाका हुआ है जिसमें और ये पता चला कि बीबी खैरियत से है। अब उस वक्त मामला ये था कि वहाँ अगर ऐलान करें कोई लाख आदमी मतलब पूरा वो भरा हुआ था बंदा रोड तक जमा थे तो कहीं हंगामा ना हो जाए कहीं ये ना हो जाए वो भी देखना था। तो और लोगों से हम तकरीर कराते रहे ताकि वो खबर होते हुए भी कि ये कुछ हो गया। पहले मुझे आ गई थी कि ये हो गया तो वो अपने लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि लोग जाने लगे उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचना शुरू घरों से उनके फ़ोन वगैरह आ रहे थे और फिर बिलावल हाउस से बीबी साहिबा ने फ़ोन पे बात की कि अब जलसा आप ख़त्म कर दें और कोई 2-2.5 घंटे लगे लेकिन राशिद साबित कदमी से स्टेज के ऊपर खड़े हुए और उस सिचुएशन को संभालना जो बड़ी मुश्किल वो बड़ी दिल और गुर्दा बोलते हैं ना चाहिए। वैसे तो यादें इतनी हैं जेल की इतनी याद है कि मैंने ऐलान ये किया था कि अगर राशिद रब्बानी जेल में ना होंगे तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो इतना अच्छा इंतज़ाम करते थे और लेकिन ये कि लगता है वो अकेला जाना पड़ेगा तो बस देखिए। और वही आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं कि ये जिंदगी का एक हिस्सा जिसको कहते हैं। पीपल्स पार्टी का स्टेज सूना हो गया क्योंकि ज़्यादातर स्टेज ऑर्गेनाइजिंग वहाँ से तकरीर करना हमने तो राशिद भाई की आवाज़ सुनी। मतलब कोई भी जलसा हो कभी भी जलसा हो
उसके स्टेज के ऑर्गेनाइजर और हाँ वो संभालते थे और वो जगह सोनी हो गई मतलब। तो जिस तरह सब शादी तुमने ज़िया दौर में नहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। ज़िया दौर में जो राशिद रब्बानी ने जिस दिलेरी से, यानी वो जो प्लेन हाईजैक हुआ था जी उसमें 85 की लिस्ट दी गई। अच्छा, प्लेन हाईजैक खुद ज़िया-उल-हक ने कराया। जी अच्छा, राशिद रब्बानी की इतनी सियासी बसीरत थी कि वो अड़ गए कि हम नहीं जाएंगे बाहर, अच्छा क्योंकि वो कनेक्शन। तो फिर पीछे हाथ बांध के और उन 85 लोगों को जहाज़ में सवार कराया गया। अच्छा, और फिर बाहर जाके लीबिया में रहे अपने कर्नल क़ज़ाफ़ी के साथ, बड़े अच्छे उनके वो। फिर कॉमरेड यासिर अरफात के साथ, चेयरमैन यासिर अरफात के साथ उनके। फिर जिस वक्त फैसला आया पार्टी के अंदर के, मीर मुर्तज़ा साहब ने अपनी एक बनाई थी कि मीर साहब के साथ जाना है या बीबी साहिबा के साथ जाना है। उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से फैसला किया, हालांकि मीर साहब से बड़ी कुर्बत थी उनकी, बाहर थे वो। उन्होंने फैसला किया और दोस्तों को भी जमा करके फैसला किया कि नहीं, हमें बीबी बेनज़ीर भुट्टो के साथ जाना। बहुत अच्छी बात है। तो बड़ी सियासी बसीरत पड़ी। सही सही सही। अच्छा, आपकी ऐसी कोई यादें उनके साथ जुड़ी हुई हों स्टेज के हवाले से? तो है ही सही, राशिद साहब को हम तो बहुत हमारी तो कोई वो ही नहीं, मतलब मैं अभी ताज हैदर साहब से भी ये बात पूछ रही थी जब हम बैठे हुए थे वहाँ, कि कभी किसी ने उनको गुस्से में देखा? अच्छा, कभी किसी ने उनको देखा कि वो किसी पे गुस्सा कर रहे हो? नहीं, मुस्कुराहट उनके चेहरे में रहती थी। मतलब सब्र की भी एक इंतहा थी ना। वर्कर्स जाते थे, देखे ना, हम बहुत जूनियर हैं, हम भी गए, शोर मचाते थे, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, लेकिन वो मुस्कुराते हुए, नहीं सब्र करो, अभी ऐसे हो जाएगा। ये मतलब उनमें जितना सब्र, बर्दाश्त और जो साबित कदमी उन्होंने साबित की है पार्टी के साथ, मेरा ख्याल से कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में ऐसा लीडर नहीं होगा उसके पास कि 1970 में उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और ता हयात, मतलब जब तक वो रहे आखिरी सांस तक पीपल्स पार्टी के सही। साथ। और इनका जब भी नाम आता था, राशिद रब्बानी साहब हों या वकार मेहदी साहब, बिलावल हाउस का नाम आता है तो इन दोनों का नाम बखूबी आ जाता है जहन पे। मतलब ऐसे होता था मोहतरमा बाहर हो, कुछ भी हो, तो जैसे बिलावल हाउस यही चला रहे होते हैं आप सब भी, लेकिन उनका नाम बड़ा चलता है। भाई भी कल बात नहीं की जा रही। नहीं, वो परसों मेरी उनसे मुलाकात जब हुई इंतकाल से एक दिन पहले, तो मैंने उनसे वकार भाई से पूछा, तो वो कहने लगे सादिया मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैंने तो कभी जलसा, कोई तकरीब, कोई प्रोग्राम, कोई इवेंट राशिद रब्बानी के बगैर किया ही नहीं है। और ये हकीकत है कि मतलब हम कहते थे जहाँ वकार भाई वहाँ राशिद भाई। सही। मतलब ये दोनों की बस अल्लाह करे उनकी मगफरत हो, अल्लाह उनको अपने बुलंद दर्जात अता फरमाए, हम दुआ कर सकते हैं। अच्छा, आप और जो आज का जो हो रहा है, तो कैसे आप उस जलसे में भी याद करेंगे और उसकी कितनी कमी? जाहिर सी बात है वो तो कभी खाल पुर तो हो नहीं सकता। तो ये जो शोदा की याद में जलसा है, ये कैसे? बिलावल साहब ने उस हवाले से भी कहा है कि राशिद रब्बानी साहब, उन्होंने कहा है कि यौम शोदा है और राशिद रब्बानी साहब की याद में दोनों के लिए 18, बाकी तो ताज हैदर साहब ने आपको बताया है कि हम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन जलसा होगा क्योंकि शोदा को खिराजे। देखें, 18 अक्टूबर जब तक वो धमाका नहीं हुआ था तो पाकिस्तान की आवाम के लिए ना वो जश्न का दिन था, क्योंकि बीबी की वापसी हुई थी। बीबी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस मुल्क के अवाम को बहुत उम्मीदें थी। बिल्कुल। दुश्मनों ने मेरा ख्याल से इतनी बड़ी वर्करों की शहादत भी किसी पार्टी के पास नहीं होगी कि बीबी की जान बचाने के लिए एक लम्हे में 200 के करीब वर्कर्स जो थे हमारे, वो शहीद हो गए थे। जानिसार जो थे वो ट्रक के साथ चिपक गए थे। पहला धमाका हुआ, उसके बाद वो भागे नहीं, वो ट्रक की तरफ गए कि मोहतरमा और चिपक गए। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो 2008 के वो शोहदा थे, उन्होंने उस वक्त के उस डिक्टेटर का यूनिफॉर्म उतरवा दिया था। बिल्कुल। उस वक्त के उस डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ, जिसको कहता था कि मेरी खाल है, वो उन शोहदा की वजह से वो मजबूर हो गया था और उसको वो खाल उतारनी पड़ी थी। और आज
جب 2020 میں چیئرمین صاحب PDM کے ساتھ مل کر, تو آج بھی ہمیں ایک سویلین کٹ پتلی ڈکٹیٹر کا سامنا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اپنی اسی 2008 میں جو بی بی نے جد و جہد شروع کی تھی نا, وہ ختم نہیں ہوئی. بی بی چلی گئی ہیں لیکن وہ جد و جہد نہیں ختم ہوئی. آج بھی ہمیں جمہوریت کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے اور ہم لڑیں گے. پیپلز پارٹی کبھی پیچھے نہیں ہٹی ہے اور کبھی ہٹے گی. صحیح. اچھا طاہر صاحب, یہ جو آج والا جلسہ ہے, جیسے سعدیہ صاحبہ نے بھی کہا کہ مشرف کی وہ کھال جس کو کہتے تھے ہم نے وہ اتروائی, آج کا جلسہ اس میں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز آپ کے ساتھ ہیں. ایک پورا اتنا تجربہ, جیسے میں نے کہا کہ اس سے بھی پہلے کا آپ کا تجربہ ہے لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی موومنٹ جو ہو, جب تک بڑی قوتیں ان کا ساتھ نہ ہو, ان کے بغیر کہ کسی حکومت کا خاتمہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ اس تحریک کو فیصلاتی تحریک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوگی؟ نہیں, ایک میں صبح سے دیکھ رہا ہوں چینلز, لوگ جلسے کی بات کر رہے ہیں. ہاں, حالانکہ وہ جلسہ تو ایک اختتامی مرحلہ ہے. صحیح. جی دیکھیے, جس طریقے سے, اور ظاہر ہے کہ اس پلاننگ میں ہم رہے ہیں, کراچی میں ہر چند ہمیں یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ طویل فاصلے تک ایک ریلی چلتی ہے. یعنی آج لالا موسیٰ سے چیئرمین ہمارے چل رہے ہیں تو کوئی 64 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. مریم نواز بھی چل رہی ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی چل رہے ہیں. تو رستے میں جگہ جگہ موبلائزیشن جو ہو رہی ہے ایڈریس کرتے ہوئے آئیں گے. تو یہ ایک جلسہ نہیں ہے بلکہ 20-25 جلسے ہیں بالکل الگ الگ جو کہ مختلف. اور جس وقت یہ ریلی گزرتی ہے تو پورے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں. جیسا میں نے کہا, کراچی میں آپ جلسہ گاہ تک پہنچ جاتے ہیں 4 کلومیٹر چل کے, بالکل, اور بس وہ جو روڈ کے ساتھ ہیں گھر, ان کے لوگ جو ہیں وہ چھتوں سے دیکھتے ہیں آپ کی ریلی کو. لیکن یہ جو مقامات ہیں خاص طور, اب جیسے اگر ہم حیدرآباد میں جلسہ کرتے ہیں صحیح, تو یہاں سے نکلے تو دھابے جی میں تقریر ہوئی, تو گھاروں میں ہوئی, تو کوئی ٹٹے میں ہوئی, تو پھر صحیح, بالکل, وہ اس طریقے سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جاتے ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑی پارٹیسپیشن ہوتی ہے. جلسہ گاہ میں تو ظاہر ہے جگہ بھی نہیں ملے گی لوگوں کو, باہر کھڑے ہوں گے لوگ اس کے. لیکن یہ ہے کہ کیوں آخر یہ تحریک چلا رہے ہیں, کیوں ہم یہ کر رہے ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور صرف ایک اشارہ میں کرتا چلوں کہ سرکاری ملازمین دھرنا دے رہے ہیں اس وقت, بالکل, جن کا کہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے, جن کے خلاف کارروائی کی وہ بھی کیپٹل جو ہے وہاں پر کیپٹل کے مسلسل اندر دے رہے ہیں. تو ہوتا یہ کہ یہ چیزیں اندر اندر پلتی رہتی ہیں اور پلتی رہتی ہیں, اور پھر اگر ان کو رخ نہ دیا جائے اور سیاسی جماعتیں اگر قیادت نہ سنبھالیں تو پھر انتشار کی طرف جاتی ہیں. صحیح, صحیح, پھر ٹیررزم کی طرف جاتی ہیں. ٹیررسٹ بہت منظم, ہاں, اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے, ریاست کی. تو سیاسی جماعتوں کو یہ جو ابھار ہے اور یہ جو بے چینی ہے, اس کو ایک صحیح رخ دینا. یعنی یوں سمجھیے کہ وقت اور تاریخ کا جو رخ ہے وہ مستقبل کی طرف ہے, بالکل, وہ آگے بڑھتی ہیں. اچھا, پھر یہ جو قوتیں ہیں جو جمہوریت دشمن, عوام دشمن, یہ اس بہاؤ کے اوپر بند باندھ رہی ہیں. صحیح, بند بنتا ہے تو وہ پھر گندگی جمع ہوتی ہے, پھر یہ, لیکن جس وقت بند ٹوٹتا ہے پھر سیلاب آتا ہے. بالکل, اب یہ سیلاب بستیوں میں جا کے تباہی مچا سکتا ہے, بالکل, اور اسی کو اگر آپ صحیح رخ دے دیں تو پھر کھیتیاں بھی ہری ہو سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. تو سیاسی جماعت کا یہ کام ہے کہ یہ دیکھے کہ ہاں اس وقت ایک ابھار ہے, اس وقت ایک بے چینی ہے, لوگ جان سے بیزار ہیں, تو یہ انتشار کی طرف نہ ہے. اب اگر 20 جوان اس طریقے سے شہید ہو رہے ہیں یا ہر جگہ اپنے ایک افراتفری مچی ہوئی ہے, تو سیاسی جماعتوں کو آگے بڑھ کے اس بے چینی کو سنبھالنا ہے اور ایک پروگرام مستقبل کا دینا ہے. عمران کا جانا جو ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو بڑا مسئلہ ہے وہ اس کے بعد ہے. صحیح, کہ یہ جو بے چینی ہے اور یہ جو معاشی ایک انحطاط, ایک تباہی آ گئی, سیاست آپ کی معیشت کے اوپر کھڑی, بالکل, اس کو کیسے سنبھالیں گے, آ گئی وہ, اس کو کیسے سنبھالیں گے. اور مجھے بڑی فخر ہے کہ یہ کام مجھے دیا گیا ہے کہ آگے کے لیے کیا معاشی پروگرام ہوگا. صحیح, یعنی 180 ڈگری کا ٹرن آپ کو لینا پڑے گا. بالکل, اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو روزگار ملے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہالت ختم ہو,
अगर आप चाहते हैं कि बीमारी ख़त्म हो। गुड गवर्नेंस यही है, बिल्कुल, रोज़गार, तालीम और सेहत। अगर ये आप देना चाहते हैं तो कैसे वसाइल को मोबिलाइज़ किया जाएगा, सही। मुल्क के जो कुदरती वसाइल हैं उनको कैसे। अच्छी बात यह है कि सिंध में हम ये करते रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शक्ल हो या थरकोल हो या ये तमाम चीज़ें, तो थोड़ा बहुत तजुर्बा इसमें है। लेकिन एक पूरा आपको जो मालियाती साम्राज्य, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके मॉडल से हट के आपको अपना एक मॉडल बनाना पड़ेगा। ये काम मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दुश्वार है। अच्छा, इसमें हम मज़ीद समझना चाहेंगे जो आप तजवीज़ बना रहे हैं। अगर कुछ चाहें अभी डिस्कस करना तो आपकी मर्ज़ी है, ना तो ज़ाहिर सी वो कुछ चीज़ें सीक्रेट भी होती हैं। तो मैडम जी, अगर आपसे जैसे ताज साहब ने कहा कि कुछ कुव्वतें ऐसी होती हैं जो बंद बांधने की कोशिश करती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं इस तरह की वो, लेकिन उससे फिर इंतशार पैदा होता है। तो आप क्या समझते हैं, उन कुव्वतों को अभी ये एहसास हो चुका है कि ये लोग जो रोडों पर आ रहे हैं कब तक इसका साथ देंगे, जिसको वो लाए भी हैं, जिसको आप सिलेक्टर कहते हैं, सिलेक्शन करने वालों को आपको लगता है कि अभी एहसास हुआ है कि उनकी सिलेक्शन सही नहीं थी? इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, मैं शेख रशीद तो हूँ नहीं कि मुझे एहसास होता है ना पॉलिटिकल लियन कि मैं आगे की पेशन गोइयां करूँ, ये गिरफ्तार हो जाएगा और ये इस पे झाड़ू फिर जाएगा। लेकिन अगर उन्हें एहसास नहीं हुआ है तो देखें, आज पाकिस्तान, जो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में सुनामी आ चुका है, जो इमरान खान खुद कहता था सुनामी लाऊंगा, सुनामी, तो महंगाई का सुनामी आ गया है, बेरोज़गारी का सुनामी आ गया है, लोगों को भूख और इफलास का सुनामी आ गया है। मतलब एक मिडिल क्लास, पहले तो कहते थे कि लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या होगा, इस वक्त जो मिडिल क्लास का तबका है वो पिस गया है, वो परेशान है। जो 25-30 हज़ार रुपए कमाता था, वो आज वो सफ़ेद पोश है, वो आपके मेरे आगे आगे हाथ नहीं फैला सकता, लेकिन वो मजबूर है। वो लोग आपके दरवाज़ा आप खटखटाने लगे कि मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी है। तो मेरा ख़्याल है कि उनको भी एहसास ज़रूर होगा, क्योंकि सिर्फ वो जो अपर क्लास, उनके नीचे भी लोअर क्लास। पाकिस्तान में ताज भाई हैदर साहब ने बात की है कि कैपिटल में लेडी हेल्थ वर्कर्स रोड पे बैठी हैं और वो कह रही हैं कि हम पंजाब गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर हमारा मसला हल करे। तो देखें ना, लोगों अब अगर उनको समझ नहीं आई है तो तहरीक तो पहले भी चली है और पाकिस्तान में MRD चली है, ARD चली है, तो उनको फिर अपने फैसले बदलने पड़े हैं। और वो अब मामला जो है ना वो हद से आगे चला गया है, तो मुझे लगता है कि उनको सोचना पड़ेगा। अच्छा, इस पे ही मुझे, महंगाई का आपने जिक्र किया, तो ये जो खान साहब ने बनाई है टाइगर फोर्स, कितनी एक एज हम जो हैं मीडिया वर्कर में, या हम सोच रहे थे इसको मैंडेट क्या है? प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज पहले से बनी हुई है, तो उसको क्या आईनी अख्तियार है कि वो जाके दुकानदार से पूछेगा? कि अगर टाइगर फोर्स फाल कर दी है, चले इमरान खान ने एक फोर्स बनाई, तो क्या इमरान खान ये मान रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट फेल हो गई है? ये काम डिप्टी कमिश्नर का है, SDM का है, ACs का है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ये मान रहा है कि मेरी गवर्नमेंट फेल हो गई है, मेरा जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो फेल हो गया है। तो जब भी, मतलब देखे ना, जब एक चीज फेल हो गई तो आप दूसरी चीज को उतार रहे हैं। और उनका क्या इख्तियार है? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर तो है नहीं, मतलब वो कैसे जाएंगे दुकानों में, वो फाइन लगाएंगे? ये तो काम डिप्टी कमिश्नर का है। मतलब ये तो बहुत बेहतर इन्होंने इस कराची शहर को चलाया है, इनको पता है कि ये काम तो डिप्टी कमिश्नर और SDM करते थे। तो अगर मैं जाके खड़ी हो जाऊं और मैं आ गई हूं, तो मुझे क्यों बताएंगे वो? मुझे तो जूते मारेंगे वो। सही। तो इस शादी ये DC वगैरह कुछ नहीं कर सकते। देखो, बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो तलब और रसद है, सप्लाई और डिमांड, उसके अंदर बहुत बड़ा गैप आ गया है। हमारी प्रोडक्शन बैठ गई जी। अब अगर चीज़ है ही नहीं तो कीमतें उसकी ऊपर जाएंगी। बड़े से बड़ा इंसान भी इकोनॉमिक फोर्सेस से नहीं लड़ सकता। अब और इसका पहले से पता होना चाहिए कि हाँ, अब टिड्डी आई है तो गंदम कम हो जाएगी, या अब बरसात आ रही है तो
یعنی چاول کپاس ختم جو ہو کہ جائے. 15 ملین بیل ہوتی تھی اس دفعہ 7 ملین بیل ایکسپیکٹڈ ہے. آدھے سے کھٹی ختم ہو چکی ہاں ہے. بالکل. اچھا اب اگر کپاس نہیں ہے تو ملیں بند پوری ہیں. انڈسٹری ہے آپ کی. اور پھر آپ گندم ایکسپورٹ نہیں کیا ہے. کریں گے؟ آپ کی 60% ایکسپورٹ کپاس پہ ہے. اچھا اب آپ بالکل دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قیمتیں وہی ہیں یا اس سے بھی کم ہو گئی. بارشوں نے ایک دو فصلوں کو فائدہ دیا ہے, کچھ پھلوں کو فائدہ دیا ہے, کچھ یہ دیا ہے. تو یہ صرف اتنا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے اور آپ کی سپلائی کیا ہے, پروڈکشن کیا ہے. پھر یہ کہ کیا آپ کی جیب میں پیسے ہیں خریدنے کے لیے. اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں خریدنے کے تو وہ دکان بیٹھ جائے گی. بالکل. تو بڑی چیز یہ کہ جب تک کہ آپ ویجز کو نہیں بڑھائیں گے, جب تک کہ آپ لوگوں کی قوت خرید نہیں بڑھائیں گے, اس وقت تک آپ کا مارکیٹ اٹھ نہیں سکتا, پروڈکشن اٹھ نہیں سکتی. ان کا فلسفہ الٹا ہے کہ لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کرو. یہ صرف سمجھتے ہیں کہ نہیں اس ادارے کو پروفیٹیبل. ارے گورنمنٹ از ناٹ اے کارپوریٹ اینٹیٹی. آپ اسے کارپوریشن کی طرح نہیں چلاتے. آپ کو بینکرز جو ہے وہ اکانومسٹ نہیں ہو سکتے. آپ کو پورا پلان کے ساتھ چلنا ہے کہ لوگوں کی قوت خرید کیسے بڑھائی جائے, ملک کی پیداوار کیسے بڑھائی جائے. ملک کی پیداوار بڑھے گی تو پھر قیمتیں نیچے آئیں گی یا اسی سطح پہ رہیں گی. اگر ملک کی پیداوار نہیں بڑھ رہی, اچھا ملک کی پیداوار ٹائیگر فورس سے نہیں ہوتی, وہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو. اچھا نہ ہی کوئی گورنمنٹ پیداوار میں اضافہ کرتی ہے. جو پیداوار ہے وہ مزدور اور کسان اور دوسرے لوگ بڑھاتے ہیں. حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ پالیسی ایسی بنائیں کہ وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کے رستے میں, کھاد ہو گیا, بیج ہو گیا, دوائی ہو گئی, جو ان کو فیسلیٹیڈ یا ٹیوبویل ہیں تو ان کے ریٹ بجلی کے کم کر دیے. انڈسٹری میں بجلی کا نرخ ہو گیا, گیس کا نرخ ہو گیا, تاکہ اپنی جو پیداواری لاگت ہے وہ نیچے جائے. پیداواری لاگت نیچے جائے گی تو پروڈکشن بڑھے گی, اس کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی. آپ پیداواری لاگت کو اوپر کر کے, اس وقت اکانومی اسمگلروں کے ہاتھ میں ہے اور ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھ میں ہے. اور بالکل یعنی منسٹر اگر کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں گندم کہاں چلی گئی, تو وہ ایک چھوٹا سوال ہے سر, تو وہ جو اسمگلر ہیں یا وہ کابینہ میں بھی بیٹھے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کابینہ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کابینہ میں بیٹھے. میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا, میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کیوں نہیں پتا کہ یہ اسمگل ہو رہی ہے یا یہ ذخیرہ اندوزی اس کی ہو رہی ہے. کیا آپ مارکیٹ میں جو گندم کا ریٹ ہے وہ نہیں دیکھ رہے؟ صحیح. آپ اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ گندم کی امپورٹ ڈیوٹی ختم کر دو 68%. اب اس وقت جو مارکیٹ ریٹ ہے دنیا میں وہ $230-240 کا ہے. یعنی آپ کی جو امپورٹڈ پرائس آ رہی ہے, کیونکہ ڈیوٹی آپ نے ختم کر دی, وہ آ رہی ہے 38,000-40,000 پر ٹن, اور مارکیٹ میں اگر 70,000 روپے پر ٹن ہے تو پھر کسی کے پیسے تو بنے نا. بالکل بنے. اب کسی کے پیسے اور یہ بھی جو آ رہی ہے اسمگل ہو جائے گی. اچھا سر, یہ بات یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے. بہرحال ناظرین, ہانے ٹائم تھو ننढी शॉर्ट ब्रेक जो वापस मोटी ईंदासीं असां सां गॾु रहिजो.